नमस्कार, जय सीएलसी। मैं समझ सीएलसी सीकर से। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट संडे 24 नवंबर 2024 को इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स ने अपने ओलंपियाड्स कंडक्ट कराए थे, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था, फिर नेक्स्ट स्लॉट में केमिस्ट्री ओलंपियाड, और जो उनका थर्ड स्लॉट था उसमें बायोलॉजी और जूनियर साइंस ओलंपियाड का पेपर कंडक्ट हुआ था। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ओलंपियाड का पेपर था, उसके लिए क्लास 11th और 12th के बच्चे एलिजिबल थे, और जो जूनियर साइंस ओलंपियाड का पेपर था, उसके लिए क्लास 8th, 9th और 10th के बच्चे एलिजिबल थे। सीएलसी की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा जब ये पेपर का एनालिसिस किया गया, जब इसकी आंसर की बन रही थी, तब ये आया कि इस साल का जो पेपर है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा टफ था। तो ये उम्मीद है कि इस साल की जो कट ऑफ है स्टेज 2 के लिए, वो नो डाउट पिछली साल से थोड़ी कम जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि सीएलसी क्लास 6 से ही इन सभी ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करा देता है। अब वीडियो में आगे टीम सीएलसी की एक्सपर्ट फैकल्टी आपके लिए सभी ओलंपियाड्स का एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ रही है। थैंक यू। जय सीएलसी। मैं अरुण शर्मा सीएलसी की ऑनलाइन सीरीज से और आईएपीटी के पेपर सॉल्यूशन के लिए अपन बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी के जो 20 क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन की अपन बात करेंगे। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स segmentation of body into a linear series of similar parts is called मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की बात कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि मेटामेरिज्म आपको पता है कि किस में मिलती है। तो मेटामेरिज्म फाउंड इन एनेलिड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास फोर्थ एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिस्कसिंग ह्यूमन इवोल्यूशन जनरली hominid stocks, prehistoric and species of modern man are described on the basis of fossils record. Select the correct option showing the pair members of hominid stocks and prehistoric man. अपने को hominid stocks से और prehistoric man, hominid man का मतलब एप मैन से पूछ रहा है। एप जो होते हैं वो कौन से हैं, एप की फॉर्म में कौन सा ह्यूमन था उसकी बात कर रहा है। एप मतलब यहाँ अपने को बात कर रहा है होमिनिड स्टॉक्स, मतलब एप से बात कर रहा है, ठीक है। और पेरिस्टोरिक मैन, ठीक है। तो उसमें अपने पास होमो इरेक्टस और अपने पास होमो हेबिलस, ये तो दोनों हो गए पेरिस्टोरिक। तो दोनों ही पेरिस्टोरिक हैं। प्रीहिस्टोरिक होने की वजह से अपने पास ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है होमो रिडलेस और होमो सेपियंस, ये भी अपने पास क्या है, पेरिस्टोरिक मैन। क्लियर। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलस, जिसमें ऑस्ट्रोपिथेकस जो है वो एप है, ठीक है, और होमो हेबिलस जो है वो अपने पास है पेरिस्टोरिक मैन। क्लियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अपने पास ह्यूमन ब्रेन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दे रखा है, और इसमें अपने को कुछ पार्ट्स जो हैं वो इंडिकेट कर रखे हैं, ठीक है। पहले तो उन पार्ट्स के नाम अपने को पता होने चाहिए। जैसे ये थर्ड पार्ट है, ये अपने पास क्या है, ये है कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट है वो अपने पास है हाइपोथैलेमस, क्लियर। और फोर्थ पार्ट है वो अपने पास है मेडुला, क्लियर। और सेकंड पार्ट है वो है अपने पास सेरिबेलम। इनको हमने इंडिकेट कर लिया। थर्ड पार्ट अपने पास कॉर्पस कैलोसम है, फर्स्ट पार्ट है अपने पास ये हाइपोथैलेमस, और फोर्थ पार्ट है अपने पास मेडुला, और सेकंड पार्ट है सेरिबेलम। इनके कुछ फंक्शन दे रखे हैं आगे। जैसे पहला है कंट्रोल द स्लीप साइकिल, मैनेज पेन सिग्नल्स एंड इज द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, रिदम रेगुलेशन, डबल विजन, ठीक है, कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैमेज टू दिस पार्ट। तो अपने को ये जो फंक्शन देख सकता है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम था उस डायग्राम के कौन से पार्ट से रिलेटेड है ये देखना है। देखो, जैसे सेकंड अगर अपने पास मिल जाए, इट मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है बाय द डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और मैनेजिंग हार्मोन्स बिसाइड कंट्रोलिंग हंगर एंड थ्रस्ट।
ठीक है। हंगर और थर्स्ट इनके कंट्रोल सेंटर कहाँ होते हैं अपने पास? हाइपोथैलेमस के पास। इसका मतलब इसमें अपने पास ये हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है और हाइपोथैलेमस यहाँ कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब जो ये है सेकंड, ये फर्स्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में मतलब अपने पास ये रहा, जो सेकंड फंक्शन है वो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है, इसमें और किसी भी सेकंड पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है। देखो किसी भी में केवल एक में ही है अपने पास कि हाइपोथैलेमस। अगर एक भी फंक्शन अपने को आता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर अपने पास आ जाएगा सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनी इंसेक्ट्स आर सीरियस पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। सेप सकिंग इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रे के द्वारा कंट्रोल करें। ये स्प्रे के द्वारा जिनको कंट्रोल किया जाता है, ऐसे इंसेक्ट हैं जो क्रॉप पे प्लांट्स के ऊपर सेप सकिंग करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम कौन से इंसेक्टिसाइड्स को यूज करेंगे मेनली? तो उसमें अपने पास सबसे मेन है वो है मेटासिस्टॉक्स। ये अपने पास जो है वो स्प्रे इंसेक्टिसाइड है जो क्रॉप प्लांट को कंट्रोल करने के लिए है, उसके ऊपर जो इंसेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन ऑन्टोइड प्रोसेस ऑफ द सेकंड वर्टिब्रा? सेकंड वर्टिब्रा मतलब सेकंड वर्टिब्री का मतलब हम लोग बात करें एक्सिस से ऑफ मैमल्स एंड द फर्स्ट जो वर्टिब्री है वो आप जानते ही एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं पिवोटल जॉइंट। उसको अपन क्या बोलते हैं? पिवोटल जॉइंट बोलते हैं। सीधा सिंपल क्वेश्चन है अपने पास कि जो मैमल्स के अंदर वर्टिब्री होती है उसकी फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री जो है उसके बीच में जो अपने पास जॉइंट होता है उस जॉइंट को किस नाम से इंडिकेट करते हैं? पिवोटल जॉइंट के नाम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द आइटम गिवन अंडर कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। उसमें अपने पास दे रखे हैं, जैसे सबसे पहले है हेक्साकेंथ। हेक्साकेंथ क्या है? एक लार्वा है, ठीक है। और हेक्साकेंथ लार्वा मेनली किस में होता है? राउंड वर्म में होता है। अब राउंड वर्म में अपने पास यहाँ एस्केरिस भी है और टीनिया सोलियम भी है, ठीक है। तो हेक्साकेंथ जो लार्वा होता है मेनली किस में होता है? टीनिया सोलियम में होता है, ठीक है। टीनिया सोलियम जो टेप वर्म होता है उसके अंदर फाउंड होता है, मतलब फर्स्ट में आएगा फोर्थ। तो फर्स्ट में फोर्थ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसी एक ऑप्शन में फर्स्ट में फोर्थ, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर एक भी अपने को मिलान करता है तो आप उससे करेक्ट कर सकते हैं। तो हेक्साकेंथ अपने पास किस में हो गया? टीनिया सोलियम में। रेनेट सेल आपको पता ही है ये किस में होती हैं? एस्केरिस में होती हैं, मतलब जो एस्के हेलमिंथस फाइलम होता है उसके अंदर मिलेगी। रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो सी कुकुम्बर में होती है और पाइलोइरिक्टम है वो आपको मिलेगा गोज फ्लेश में। क्लियर? तो मिलान करेंगे तो फर्स्ट में फोर्थ, सेकंड में अपने पास सेकंड आएगा, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टिम्पेनिक कैविटी इज कनेक्टेड विद ए ऑडिटरी कैप्सूल थ्रो वेरी फाइन ओपनिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर सच ओपनिंग। टिम्पेनिक कैविटी जो मिडिल एयर में होती है इस टाइप से, ठीक है। ये कोक्लियर नाल है, ये अपने पास मिडिल एयर है, ये टिम्पेनिक कैविटी है अपने पास। और इसमें जो पोर्स होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। अपर पोर को अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस और जो लोअर होता है उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास फोसा ओवलिस, ये तो हार्ट में होता है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। फोरामाइन ऑयल ये यहाँ नहीं होता, फेनेस्ट्रा ओवलिस तो होता है लेकिन ये नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया अपने पास। फेनेस्ट्रा रोटंडस एंड फोसा ओवलिस, या फिर फोसा ओवलिस आ गया जो हार्ट में होता है, ये टिम्पेनिक कैविटी में नहीं होता। फेनेस्ट्रा ओवलिस और फेनेस्ट्रा रोटंडस ये सही है। इसका मतलब फोर्थ आंसर जो है डी, फेनेस्ट्रा ओवलिस, ये अपने पास है फेनेस्ट्रा ओवलिस। क्लियर? और ये अपने पास है जो लोअर
ओपनिंग पोर होता है उसको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने पास डी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करंटली प्रेजेंट में ऑल न्यू व्हीकल्स, जितने भी न्यू व्हीकल्स सोल्ड होते हैं, ठीक है, वो जो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, शुड बी कंप्लेंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन। इसमें कौन सा वर्जन है इमिशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? तो ये जो प्रेजेंट में अपने पास जो व्हीकल्स हैं न्यू व्हीकल्स, वो कौन से स्टैंडर्ड पे एक्ट है? BS6 पे। क्लियर है? BS6 चल रहा है अपने पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है 1 से 4, इनमें अपने को नंबर दे रखे हैं। रिजल्ट इन सम इनबॉर्न डिजीज इन मैन, इनके अकॉर्डिंग उसमें कौन सी जो डिजीज है वो पॉसिबिलिटी है। जैसे फर्स्ट दे रखा है फिनाइल एलेनिन। आप जानते हैं कि फिनाइल एलेनिन जो है उसका जब डिपोजिशन हो जाता है तो उससे कौन सी डिजीज होती है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो अपने आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में है। इसका मतलब अपने पास फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड ये ऑप्शन अपने पास कट हो गए। अब अपन चलते हैं वापस सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड जो है वो है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, थर्ड है अपने पास होमोजेनेटिक्स एसिड और फोर्थ है अपने पास मेलानिन। ये आपको पता ही होगा कि मेलानिन जो होता है डोपा, मेलानिन की जो है वो एक अपने पास स्किन पिगमेंट है और उसकी वजह से एल्बिनिज्म डिजीज होती है। तो अपन फोर्थ में एल्बिनिज्म देखेंगे कौन सा आएगा। ये देखो, फर्स्ट में फिनाइल कीटोन्यूरिया आएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सेकंड हो जाएगा टायरोसिनोसिस और थर्ड हो जाएगा एल्केप्टोनीरिया और फोर्थ हो जाएगा एल्बिनिज्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अपने पास फर्स्ट फिनाइल कीटोन्यूरिया, टायरोसिनोसिस, एल्केप्टोनीरिया एंड एल्बिनिज्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने पास। मैच द प्लांट्स मेंशन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम सेकंड। देखो, जैसे व्हीट है, इनको आपको मैच करना है। बनियान ट्री के बारे में आप जानते हैं, इसमें प्रोप्रूट पाई जाती है, तो प्रोप्रूट एंड हाइपेंथिया। तो सेकंड में अपने पास सेकंड में फोर्थ ऑप्शन जो है वो केवल और केवल इसी ऑप्शन में दे रखी है, बाकी किसी में फोर्थ नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर रहेगा अपने पास सी, थर्ड। फर्स्ट में व्हीट जो है वो है, उसमें लोडिक्यूल्स होते हैं, ग्लम्स होता है। बनियान ट्री हमने देखा प्रोप्रूट है, और बनाना जो है उसमें सूडोस्टेम होता है। जानते हैं आप, सूडोस्टेम है, मोनोकार्पलरी होता है। ठीक है, अपने लाइफ स्पेन में केवल एक बार ही फ्रूट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और लास्ट है अपने पास पाइन ट्री जानते हैं, जिसमें सीड तो बनता है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर? तो मैच करेंगे तो इसका सही आंसर जाएगा अपने पास थर्ड, सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्रोमेटिन अपीयर्स टू हैव ए स्टेरिंग ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एज ए नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो अपने पास न्यूक्लियोसोम की है। ठीक है, दैट adjoining diagram show one such unit, the labeled part 1 and 2 are its important constitute made up of a total 5 components। इसमें टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं, और न्यूक्लियोसोम में जो टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये अपने पास होते हैं H2A, H2B, H3, H4 और H1। ठीक है, ये जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियोसोम का वो अपने पास ऑक्टामर से बनता है। इसमें H2A, H2B, H3 और H4 ईच जो प्रोटीन होती है उसके अपने पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ऑक्टामर बनेगा, इनके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे अपने पास। ठीक है, और ये बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो H2A, H2B, H3 और H4 ये आएगा इसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 ये फर्स्ट है, और सेकंड में आएगा अपने पास H1 बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये ऑप्शन मिलान करते हैं अपन। हीरा H2A, H2B, H3, H4 एंड H1 ये अपने पास हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए, और ये हो गया अपने पास सेकंड पार्ट के लिए, जैसे डायग्राम में इंडिकेट कर रखा है। तो इसका सही आंसर रहेगा अपने पास
थर्ड, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 के बाद 12 है। टू स्टेटमेंट मार्क एड एसर्शन एंड रीजन, दो स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं और उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है अपने पास। ठीक है, फर्स्ट एसर्शन जो दे रखा है वो है अपने के पास, द आइज ऑफ नॉक्टर्नल, ठीक है, केव एंड डीप वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स हैव ओनली रॉड्स इन देयर रेटिना। जो रात के अंदर विचरण करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो या गुफा में रहने वाले होते हैं, केव्स के अंदर जो रहते हैं या डीप वाटर के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनकी आइज जो होती है वो मेनली जो होती है उसमें आइज के अंदर रेटिना के अंदर आपको मेनली क्या मिलेगा, रोड्स मिलेंगे। और जो मेनली लाइट में रहते हैं उनके अंदर ज़्यादातर अमाउंट में जो होता है अपने पास कौन होता है, लेकिन ये जो अंधेरे में रहने वाले होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, रोड्स होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, द आइज ऑफ नॉक्टर्नल केव एंड डीप वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स हैव ओनली रोड्स, या अपन ये कह सकते हैं मोस्टली जो रो है उसमें रोड्स होती हैं। ठीक है, और रोड्स जो होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, हाई सेंसिटिव प्रोवाइड करती हैं, लाइट के अकॉर्डिंग जो है हाई सेंसिटिव प्रोवाइड करती हैं, ये भी सही बात है, बट विथ रिलेटिवली लो स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए नो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लेंथ, ये बात भी अपने पास सही है। तो ये जो है रोड्स जो होते हैं वो हाई सेंसिटिव प्रोवाइड करती हैं, इस वजह से जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जो केव में रहने वाले होते हैं, जो डीप वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें रोड्स होते हैं, और रोड जो होता है वो अपने को क्या प्रोवाइड करती है, एनिमल्स को हाई सेंसिटिव लाइट के अगेंस्ट प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये सेकेंड बी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो अपन देखते हैं इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास फर्स्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंथर की स्ट्रक्चर दे रखी है। इन द गिवन डायग्राम बिलो व्हाट आर द मैक्सिमम काइंड्स ऑफ प्लॉइडी, प्लॉइडी के टाइप्स पूछे, मैक्सिमम काइंड्स ऑफ प्लॉइडी, लेवल ऑफ द वेरियस पार्ट्स लेवल, लेवल जो कर रखें, जैसे टेपिटम अपने पास, मिडिल लेयर है, पोलन ग्रेन है, एंडोथीसियम है। अगर अपन बात करेंगे जैसे टेपिटम की बात करते हैं तो इसमें पॉलीप्लॉइडी होती है, मिडिल लेयर है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड होता है, एंडोथीसियम है वो अपने पास डिप्लॉइड होती है, मिडिल लेयर है वो भी डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब टेपिटम, ये जो अपने जो डायग्राम दे रखा है उसमें प्लॉइडी की टाइप की बात कर रहा है, तो इसमें आपको हैप्लॉइड भी मिलेगा, ठीक है, इसमें डिप्लॉइड भी मिलेगा और इसमें पॉलीप्लॉइडी भी मिलेगी, मतलब तीनों होंगे। ओनली हैप्लॉइड नहीं होगा, ओनली डिप्लॉइड भी नहीं होगा, इसमें हैप्लॉइड भी होंगे, डिप्लॉइड सेल्स भी हैं और पॉलीप्लॉइडी भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कोइंसिडेंस थ्योरी ऑफ द एसेंट ऑफ शेप, कोइंसिडेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा है अपने को, एसेंट ऑफ शेप इन टॉल ट्रीज, ऑल द फोर्सेस टुगेदर विच क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द एसेंट ऑफ शेप आर अबाउट 50 atm। ठीक है, व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर विच हेल्प कंटिन्यूस राइज ऑफ शेप इन टॉलेस्ट ट्री। ठीक है, तो सीधा सही आंसर इसका क्या है अपने पास 200 atm। मतलब ऐसे एक्चुअल जो होता है वो 45 से 200 लगभग 207-8 तक होता है। तो मिनिमम अपने पास दे रखा है 50 atm एटमॉस्फेयर, और मैक्सिमम कितना होता है 207। मतलब इसमें अपने पास जो आंसर मिलेगा वो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 140 भी पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर आएगा अपने पास 200 एटमॉस्फेयर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम ह्यूमन मेल सो हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस मतलब जो एयर पिना होते हैं उनमें जो हेयर जो है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। मतलब जो ईयर पिन है, कान वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर हेयर्स की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होने जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर पिना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। इसका कारण क्या होता है, इस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक का इसका कारण होता है हॉलैंड्रिक जीन। ये सब किसकी वजह से होता है, हॉलैंड्रिक जीन की वजह से होता है। क्लियर,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुआ था वो कौन सा हुआ था अपने पास? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 16 के बाद। Hello everyone. Today we discuss about IAPT 2024 chemistry portion. I am Vikash Gupta, chemistry educator, and let's start now. Question number 17. Question में given है a sample of 1 liter milk weigh 1.032 kg and the milk contain 4% milk fat by volume having density 865 kg per meter cube. और डेंसिटी पूछिए बेटा फैट फ्री मिल्क की किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। करना क्या है इसके अंदर, हमसे जब डेंसिटी फैट फ्री मिल्क की पूछिए तो डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमको यहाँ पे फैट फ्री मिल्क का मास चाहिएगा और फैट फ्री मिल्क का वॉल्यूम चाहिएगा। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 4% मिल्क फैट प्रेजेंट है और टोटल 1 लीटर का मिल्क सैंपल हमको उसमें गिवन है। तो उसमें अपन ये करेंगे पहले कि यहाँ पे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क फैट यदि हम फाइंड करें यहाँ पे तो वो बनेगा 1 का 0.4%, 1 का 4%, तो 1 का 4% का मतलब हो गया 0.04 लीटर। जैसा 1 लीटर प्रेजेंट है टोटल मिल्क, उसमें 4% मिल्क फैट है, तो मिल्क फैट का वॉल्यूम बनेगा 0.04 लीटर। अब इस चीज़ को थोड़ा और समझते हैं कि यदि 1 लीटर में से 0.04 लीटर मिल्क फैट प्रेजेंट है तो टोटल मिल्क फैट फ्री जो मिल्क होगा, वॉल्यूम ऑफ फैट फ्री मिल्क, फैट फ्री मिल्क ये बनेगा 1 माइनस 0.04 लीटर यानी कि 0.96 लीटर। एक चीज़ तो ये समझ में आई। दूसरा हमको देखो वॉल्यूम तो फाइंड कर लिया, अब हमको एक वेट और फाइंड करना है इसका। अब वेट कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम गिवन है हमको 4% यानी कि 0.04 लीटर और इसकी डेंसिटी भी गिवन है हमको यहाँ पे 865। तो हमने क्या किया कि इधर से वेट फाइंड किया किसका, वेट ऑफ मिल्क फैट। तो मिल्क फैट का वेट के लिए हमको बेटा मिल्क फैट का वॉल्यूम चाहिएगा, मिल्क फैट की डेंसिटी चाहिएगी। वॉल्यूम हमको पता है 0.04 लीटर है ये रहा, और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है हमको 865। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास इसका वेट निकल के आएगा केजी के अंदर। ठीक है, जो भी निकल के आएगा वो हमको वेट यहाँ पे निकल के आएगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे फाइंड करना क्या है, देखो डेंसिटी पूछी है यहाँ पे। अब जरा बात को समझना, टोटल वेट था 1.032 kg और जो मिल्क फैट का वेट है वो है बेटा 0.04 इंटू 865। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने सबसे पहले क्या किया कि वेट निकाला फैट फ्री मिल्क का। तो फैट फ्री मिल्क का वेट निकालने के लिए टोटल वेट हमको गिवन है 1.032 kg, उसमें से माइनस करेंगे हम इसको 0.04 इंटू 865 को। कैलकुलेशंस आप लोग कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में जो भी रेट आएगा यहाँ पे केजी में आएगा। फिर अपन फाइनली अपन को फाइंड करना है डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, फैट फ्री मिल्क की। तो डेंसिटी ऑफ फैट फ्री मिल्क, तो उसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है हमारे पास में, मास ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने पर आएगी उस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे हम लोग, और वॉल्यूम ये रहा बेटा हमारे पास 0.96। इसको हम पूरा सॉल्व जब कर लेंगे यहाँ से, तो सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर बनेगा 1038.95 किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, जिसका आंसर है 1038.95। कैलकुलेशंस थोड़ी सी यहाँ पे आप कीजिएगा और प्रॉपर सॉल्यूशन इसका इस क्वेश्चन का यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है रिसर्च स्कॉलर है रिक्वायर 50 मिलीलीटर एक्वस सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन कंटेनिंग 17 मिलीग्राम ऑफ Na+ आयन पर लीटर एंड द अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज। क्वेश्चन को थोड़ा समझें इसको। इसमें दिया क्या है कि 50 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaNO3 का, जिसमें 70 मिलीग्राम ऑफ Na+ आयन पर मिलीलीटर प्रेजेंट है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन के पहले हम मोल फाइंड कर लेते हैं। तो मोल फाइंड करने के लिए पहले वेट चाहिएगा। देखो 50 मिलीलीटर और 70 मिलीग्राम ऑफ Na+ आयन पर लीटर, और हमको पहले यहाँ पे मोल यदि हम फाइंड करते हैं तो मोल का मतलब हो गया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट निकालने के लिए अपन ने क्या किया साहब, 50 मिलीलीटर गिवन है, 50 × 10⁻⁴
-3 और इनटू किया 70 मिलीग्राम से, सॉल्व करने पर ये बनेगा तुम्हारे 3500 mg। ठीक है, अब 3500 mg आ गया क्या, मोल। और इसके अलावा सॉरी मोल नहीं, अभी वेट निकल के आया। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम सोडियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि Na+ आयन की बात कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूलर वेट का और डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये निकल के आया मोल ऑफ सोडियम आयन। क्वेश्चन में पूछा है कि अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट, जब मोल हमको मिल गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट के लिए, अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो 3500 mg आया था वो अपॉन में 23 और इनटू सोडियम नाइट्रेट का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा इसका, सोडियम है 23, नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन है 16, मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये बनेगा 23 प्लस 14 कितना, 37, 37 प्लस 48, तो ये बनेंगे आपके 7 प्लस 8 15, 4 प्लस 3 7 एंड 1 85, 85। इसको जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इसका बनेगा आपके 12.94 ग्राम, मतलब फोर्थ ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C2H4I2 कंटेन बोथ द आयोडीन एटम अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ Ci बॉन्ड इज 2.10 एंगस्ट्रॉम। देखो क्या दिया, ये एक कार्बन है, इससे 2 आयोडीन के एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ये इनकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ये इनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ तो हमको गिवन है इसमें 2.10 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड एंगल हमको इसमें गिवन है कि बोला है कि एज्यूमिंग टेट्राहेड्रल एंगल। अब टेट्राहेड्रल एंगल का मतलब कितना, कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री एंड 28 सेकंड का। ठीक है, और अपन से क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू आयोडीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू आयोडीन एटम इज गिवन बाय, यानी कि इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो दो एटम के बीच की जब डिस्टेंस हमको फाइंड करनी हो तो क्रिस्टलोग्राफी रूल के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ 2.10, साइन थीटा का मतलब ये एंगल जितना बन रहा है 109 डिग्री 2। अब ये जो एंगल है वो दो एटम के बीच में है, तो उसको 2 से डिवाइड और करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। फिर सॉल्व करने का मतलब जैसे ये बना 2 इंटू 2.10 इंटू इस एंगल को आधा किया तो ये बनेगा आपके साइन 54.75, और साइन 54.75 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.815, तो ये बनेगा आपके 2 इंटू 2.10 इंटू 0.815, तो सॉल्व करने पर ये बनेगा आपके फाइनली 3.423 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमको बेटा ऑप्शन नंबर डी के अंदर गिवन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमंगस्ट द फॉलोइंग सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल द ऑक्साइड एक्सप्रेस एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर या तो देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, या फिर आपके कुछ एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स है वो भी नॉन एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आ सकते हैं, या फिर कोई मेटेलॉइड्स के ऑक्साइड आपको दे रखे हो तो वो भी एसिडिक नेचर वाली कैटेगरी में आ सकता है। एम्पोटेरिक वाला नहीं, सॉरी, एक तो नॉन मेटल और एक बेटा क्या चेक करना है आपको, मेटेलॉइड्स। देखते हैं, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल मेटल, ये नहीं आएगा। नॉन मेटल नॉन मेटल, ये आपके मेटेलॉइड, और ये मेटल, ये नहीं आएगा। मेटेलॉइड गैसेज यानी कि नॉन मेटल, मेटेलॉइड मेटेलॉइड पॉसिबल है, नॉन मेटल गैसेस, ठीक है, ये आ गया मेटल ऑक्साइड एम्पोटेरिक, ये टिन ऑक्साइड, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बनेगा ओनली थर्ड वाला। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस वेट 1 किलोग्राम। अब वेट के बने हमको और इसके मोल फाइंड करने एक तरह से, तो वो करना क्या है, हाउ मेनी मोल्स, वेट के बने 1 kg, मतलब हम कह सकते हैं 1000 ग्राम, और मोल फाइंड करना है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, यानी कि 1000 अपॉन इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 28 ग्राम के अंदर फाइंड करना है, -28 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मोल के अंदर जो होते हैं 6.023 10 टू द पावर 23। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये बनेगा 100 अपॉन 6.02 और इंटू में 9.1 और इंटू में 10 टू द पावर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू टिनी स्फेरिकल वॉल कैरिंग चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R in free space is given by this one। ये कह रहा है दो स्फेयर है, इधर शुरुआत करता हूँ, ये दो स्फेयर है, इन पे बोला चार्ज है Q1 Q2,
डिस्टेंस हमको दे रखी है r। बोला है कि कांस्टेंट k की वैल्यू गिवन है, 2 स्पेरिकल बॉल ऑफ कार्बन, कार्बन की बॉल है बेटा 1 ग्राम ईच दे रखा है आपको, कैप्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, डिस्टेंस गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर, कार्बन का है 1 ग्राम, हमको इसका वेट गिवन है। आगे बोला है कि द टू स्फेयर कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थोड़ा समझना बात को, फॉर्मूला गिवन है हमको F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू इक्वल और अपोजिट है, मतलब सेम चार्ज अपन मान सकते हैं, और ये सेम चार्ज यदि अपन मान के करें, F की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है हमको वो गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, तो इसको लिखा मैंने 1.0 10⁻⁻5 न्यूटन। k की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है 9 इंटू 10⁻9, Q1 और Q2 को अपन ने Q माना था तो Q इंटू Q कर लिया। R की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे। इधर देखो Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर, 10⁻⁻2 का स्क्वायर किया 10⁻4, इधर जाएगा 10⁻4 इंटू -5 -9, यानी कि ये बचेगा हमारे पास में Q स्क्वायर इक्वल टू 1/9 10⁻, ये आपके -9, इधर आएगा तो ये भी -9, यानी कि 10⁻−18। सही है क्या? देखो -4 इंटू -5 -9, ये नीचे की तरफ आएगा तो 9 प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। इधर से Q सॉल्व किया तो ये बनेगा आपके 1/3 इंटू 10⁻⁻9। ये तो अपने पास आ गई Q की वैल्यू। अब Q की वैल्यू निकालने के बाद हमें इसमें निकालना क्या है, देखो कि तो टू स्फेयर है जिसमें निकालना है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन द नेगेटिवली चार्ज स्फेयर इज। इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला ये है, इसमें सबसे पहले हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद में देखो क्वेश्चन में बोला है कि 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं, तो उसमें अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और फाइंड कर लेते हैं कि साहब ये दो जो वॉल दे रखी थी इसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन ईच वॉल। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या किया कि जो भी इसमें चार्ज की वैल्यू आई थी ये वाली, इस चार्ज की वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, मतलब 1/3 इंटू 10⁻⁻9, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रेजेंट है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सॉल्व किया तो ये बनेगा 1/4.8 इंटू -9, ऊपर जाएगा -19 प्लस यानी कि 10⁻10। एक वैल्यू तो हमारे पास आई नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन द ईच वॉल। उसके अलावा इसमें देखो और पूछा है कि जो टोटल एटम के साथ में, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन और टोटल एटम टू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पेयर, मतलब ये वाली बात क्वेश्चन में पूछा था, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द नेगेटिवली चार्ज स्पेयर इज। एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, और कार्बन एटम्स का नंबर हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे कि साहब 6C12 है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट होंगे कि साहब 12 तो इसका एटॉमिक मास हो गया, और एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। कैसे कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो लिखा अपन ने 1/4.8 इंटू 10⁻10 अपॉन जो एवोगाड्रो नंबर है 6.02, उसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर और इसका टोटल नंबर है 23। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा 4.15 इंटू 10⁻⁻14, 4.15 इंटू 10⁻⁻14, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझना। इसमें पूछा है करेक्ट चॉइस फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर से पूछा है कि सबसे छोटी आयनिक रेडियस किसकी होगी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू डेटा, या डेटा नहीं कहो तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहेंगे कि सब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम पे इंक्रीज होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों बेटा आपके जो मेंबर है वो सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं, और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह ये थर्ड पीरियड के मेंबर हैं। तो डेफिनेटली लिथियम और बेरिलियम, अब लिथियम और बेरिलियम के पास भी हम बात करें तो पीरियड में यदि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस बनेगी वो बेरिलियम की बनेगी, यानी कि पहले में डी। अब पहले में डी इधर भी दे रखा है, इधर दे रखा है, इधर दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, मतलब ये तो नहीं आएगा, फिक्स हो गया। सेकेंड है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेटा के अकॉर्डिंग है, अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ईएन के अंदर हम चेक करते हैं कि लेफ्ट टू राइट यदि मूव करते हैं तो इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होती है। यदि इनको अरेंज करेंगे प्रोडक्ट टेबल के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे हाईएस्ट आपको मिलेगी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि सी। इसमें डी दे रखा है, ये वाला रॉन्ग हो गया,
सी इधर बचा है, इधर बचा है, अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है नो डाउट, तो क्लोरीन आपको दे रखा है बी, इधर दे रखा है आपको ई, तो ये तो डेफिनेट रॉन्ग हो गया, इसको और चेक कर लेते हैं। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो जहाँ ज़्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे चेक करते हैं। क्रोमियम का मतलब हो गया 4s में 1 और 3d में 5, 1 इलेक्ट्रॉन Cr+1 की वजह से गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे 5 3d5 के। Fe+2 का मतलब होता है 4s में 2 और 3d में 6, 2 इसमें से गए तो बेटा यहाँ पे बचेंगे 3d में 6 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नंबर की वैल्यू बचेगी 4। Cu+2 का मतलब हो गया 4s में 1 और 3d में 10, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल भी दोगे तो एक इसमें से गया, एक इसमें से गया, बचेंगे 3d9, यानी कि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। और निकल +4, निकल का मतलब होता है 4s में 2 3d में 8, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 2 इसमें से गए, 2 इसमें से गए, बचेंगे 3d में 6, यानी कि यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा बनेंगे 4। और एक बचा है Sc+3, Sc+3 का मतलब हो गया 4s में 2 और 3d में 1, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तीनों की तीनों गए, n की वैल्यू आएगी 0। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंटम मिल सकता है वो 5 यानी कि क्रोमियम का मिल सकता है, यानी कि अगला वाला ए आना चाहिए। तो ए तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना, ए आ रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये बोनस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन Fahrenheit स्केल ऑफ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड 32 डिग्री Fahrenheit, boiling point of water is marked 212 degree Fahrenheit. Freezing point and boiling point water and Celsius scales are 0 degree and 100 degree Celsius respectively. During the routine checkup of some patient, a doctor measured the temperature of the patient is 102 degree 0.6 Fahrenheit. The temperature of patient in Celsius scale is, देखो डिग्री Fahrenheit में वैल्यू गिवन है 102.6 डिग्री Fahrenheit। क्वेश्चन में पूछा है सेल्सियस में वैल्यू क्या होगी। एक रिलेशन होता है सेल्सियस और Fahrenheit के अंदर कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री Fahrenheit माइनस में 32 और अपॉन में 9। वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5, डिग्री Fahrenheit गिवन है 102.6, माइनस किया 32, अपॉन में किया 9, इसको हम कर लेंगे सॉल्व करने पर ये आंसर बनेगा 32.9 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 39.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पीएच ऑफ न्यूट्रल प्योर वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस 7 और बोला वाटर इज हीटेड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस देन द पीएच वैल्यू। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से H+ और OH- आयन दोनों ही डिकम्पोज होंगे वाटर के अंदर। तो जब वाटर के अंदर H+ और OH- आयन दोनों की ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पीएच की वैल्यू है, थोड़ा एक बात ध्यान देना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन चूंकि सेम अमाउंट के अंदर H+ और OH- आयन सेपरेट हो रहे हैं, इस वजह से सॉल्यूशन की पीएच में जो न्यूट्रल पॉइंट है उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, न्यूट्रल पॉइंट तो रहेगा एज इट इज, जैसा था वैसा की वैसा एज इट इज। लेकिन जो पीएच की वैल्यू है वो क्या होने वाली बेटा, डिक्रीजेस। तो ऐसा कह सकते हैं कि पीएच तो डिक्रीज होगी लेकिन न्यूट्रल पॉइंट एज इट इज रहेगा। तो देख लेते हैं ऐसा, डिक्रीजेस इट्स एसिडिक बेसिक कांस्टेंट 7 ना डिक्रीजेस, पीएच वैल्यू डिक्रीजेस, ये आ गया, बट नेचर रिमेन न्यूट्रल। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन फॉर सॉल्यूशन हैविंग पीएच 8.26, पीएच की वैल्यू गिवन है 8.26। पीएच का मतलब होता है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। और हमें यहाँ पे फाइंड करनी है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस पीएच, 10 टू द पावर माइनस 8.26, इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 0.74 इंटू 10 टू द पावर -9, -9 0.74, 8.26 ही बचेगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर माइनस 0.74 को, तो ये बनेगा 5.5 और ये पावर एज इट इज 10 टू द पावर -9, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू कंपाउंड्स A एंड B गिवन बिलो आर TA एंड TB रेस्पेक्टिवली। देन पूछा है कि TA TB में क्या रिलेशन होगा।
थोड़ा कंपाउंड को ऑब्जर्व करते हैं एक बार, और ऑब्जर्व करके चेक करेंगे क्या कंडीशन हो सकती है। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C गिवन है, इधर Cl गिवन है, इधर Cl गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एक बॉन्ड इधर खींच रहा है, एक बॉन्ड इधर खींच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन आने की वजह से कंपाउंड हो गया नॉन पोलर। इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो गई 0, बट इन द केस ऑफ B हेयर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलो साइड, हेयर ऑल्सो बिलो साइड, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो यहाँ पे मिलेगा। और छोटी सी बात ध्यान रखना यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है इसमें डाइपोल मोमेंट मिल रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया पोलर, और जिसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई उस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे बेटा, नॉन पोलर। तो सीधी बात ध्यान रखना कि पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर कंपाउंड इज हायर देन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स। इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो पोलर की ज़्यादा, नॉन पोलर का मतलब टीवी की वैल्यू ज़्यादा, TS है, तो ऑप्शन बनेगा बेटा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं, डेटाबेस है। डायमंड की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बेटा 20 गीगा पास्कल, टंगस्टन की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अप्रोक्स 980 मेगा पास्कल, ग्रेफीन की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अप्रोक्स 130 गीगा पास्कल, और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अप्रोक्स 400 to 1000 मेगा पास्कल। और हम पता होना चाहिए बेटा गीगा पास्कल इज द लार्जर यूनिट एज कंपेयर टू मेगा पास्कल, ठीक है। तो मैक्सिमम जो गीगा पास्कल हमको मिल रहा है वो मिल रहा है ग्राफीन के अंदर 130 गीगा पास्कल, तो इधर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, which pair of the following group 13 element represent the pair of the most stable oxidation state of the pair। इस चीज को समझना, यहाँ पे जो कंपाउंड जो एलिमेंट्स हमको गिवन है वो सेम ग्रुप के गिवन है। ये जो बोरोन और टेल्यूरियम हमको गिवन है वो गिवन है आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है आपके ग्रुप नंबर 13 की। इस ग्रुप नंबर 13 के अंदर देखो बेसिक सी बात है कि टॉप टू बॉटम जाने पर देखो एक इफेक्ट पढ़ोगे आप आगे, एक इफेक्ट आता है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, प्रेडिक्टेबल का पार्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि साहब आप किसी ग्रुप में जैसे कि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लोअर ऑक्सीडेशन जो नंबर होती है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सीधी बात है बेटा टॉप टू बॉटम आने पर यदि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल हो रहा है मतलब टॉप पे क्या रहेगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम +3, और टेलेरियम की यदि बात करूंगा +3 के अलावा +1 भी पॉसिबल है जो कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बोरोन का +3 और टीएल का +1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टू हैव ए सिक्योर्ड एंड सेफ ट्रेवल, एयरबैग्स बीइंग यूज्ड इन मॉडर्न व्हीकल ऑटोमोबाइल फॉर रोड जर्नी, सब्सटेंस मोस्ट ऑफन यूज्ड इन द एयरबैग्स इन ऑटोमोबाइल इज। देखो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि जो एयरबैग्स होते हैं उनमें कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं ताकि जब एक्सीडेंट के टाइम पे जब कंपाउंड का डीकम्पोजिशन हो तो उससे गैस रिलीज होती है बेटा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के रिलीज होने से उस एयरबैग का इन्फ्लेशन इजीली होता है। तो कंपाउंड है बेटा यहाँ पे सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, सोडियम जिसका सिंबल है बेटा Na+, एजाइड होता है बेटा N3-, इन दोनों से मिलकर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा NaN3। ये कंपाउंड एयरबैग में यूज होता है, और क्यों होता है यूज, ये सब NaN3 डिकम्पोज होगा जैसे एक्सीडेंट होगा तब, तो यहाँ पे सोडियम मेटल और गैस रिलीज होती है बेटा नाइट्रोजन, 3 मोल नाइट्रोजन गैस के रिलीज होते हैं 2 मोल सोडियम एजाइड की हेल्प से। तो ज़्यादा अमाउंट में गैस रिलीज होती है तो बेटा एयरबैग को ईजिली खोल देगी, एयरबैग ईजिली खोलेंगी तो सेफ्टी रहेगी मैम। तो सेफ्टी रखने के लिए जिस कंपाउंड को हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा बेटा, सोडियम एजाइड। नेक्स्ट है कि मोस्ट प्रीडोमिनेंटली यूज्ड मेटल इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मीन एमआरआई में कौन सा एलिमेंट यूज करता है। देखो एमआरआई हम करते क्यों हैं, ताकि जो एब्डोमिनल ऑर्गन है या फिर इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के, उनका जो साफ सा क्लियर सा कॉन्ट्रास्ट लिया जा सके। तो क्लियरली कॉन्ट्रास्ट लेने के लिए जिस मेटल का हम यूज करते हैं वो गैडोलिनियम होती है, याद रखना क्वेश्चन। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है और मेथनॉल से रिएक्शन करा रखी है, एस्टर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। पूछा है द फैट ऑफ द लेवल्ड ऑक्सीजन एटम इन द प्रोडक्ट इज, फैट ऑफ द लेवल्ड ऑक्सीजन एटम इन द प्रोडक्ट इज। रिएक्शन करके देखते हैं। रिएक्शन में गिवन है आपको फेनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, OH इधर 18 प्लस मेथेनॉल
कंसनट्रेट एस्ट्रोसोपर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। खूब पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे एसिड का OH और वाटर का निकलेगा हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे। अब सीधी बात है, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन यूज आ रही है वो कौन सी आ रही है? एसिड वाली ऑक्सीजन, यानी कि 18 वाली ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर वाला, उसके अंदर आपके यहाँ पे ऑक्सीजन 18 देखने को मिलेगी, जो कि हमको डी ऑप्शन में गिवन है। Hello everyone, I am Pokhras Jakhad going to solve physics paper IAPT 2024 Junior Science. Let's start. Question number 33. Which of the following motion has largest magnitude of acceleration? Assume that all the objects are moving in straight line with constant acceleration. A bus moving with initial velocity 72 km per hour comes to rest in 2.5 seconds. Okay, first v equals to 72 kilometer per hour. First we convert it into meter per second, so 72 multiply 5 by 18, so 4, which is equals to 20 meter per second. Now acceleration is equals to delta v by t, which is equals to 20 by 2.5. आंसर हो जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 मीटर per second square. Second one, a rock during its free fall near Earth's surface. In case of free fall, the acceleration is equals to gravitational acceleration 9.81 meter per second square. A car accelerates from rest to a velocity 108 km per hour in 4 seconds. Okay, so equals to 108 multiply 5 by 18 divide by time is 4 seconds. तो a equals to हो जाएगा 6 times and 30 by 4, which is equals to 7.5 meter per second square. And fourth one, a train starting from rest takes 6 seconds to cover a distance of 216 meter. In this we apply second equation of motion. Okay, so S is equals to ut plus half at square. U is 0, then this term will be 0. So S equals to half a t square. So 216 is equals to 1 by 2 into a into 6 square. This will cancel out 6 times, and a is equals to 6 into 2, which is equal to 12 meter per second square. 12 meter per second square. So in fourth D, acceleration is maximum. Option T is right answer. Next. Okay, question number 34. Sorry. A sound wave is propagating in medium in the plus x direction at a speed of 360 meter per second at a given instant, and snapshot of a plot of displacement d versus particles of the medium from their equilibrium position is taken. Simple. The pattern of wave is given. Particle on x-axis as shown in figure. Incorrect option is. Incorrect हमसे पूछा गया. First option, amplitude of wave is 5 mm. बिल्कुल सही है. Amplitude, maximum displacement from mean position is 5 mm. ये correct option है. The frequency of wave is 900 Hz. We know V equals to n lambda. V equals to 360. Velocity of wave is equals to n frequency multiply lambda. Lambda is equals to the distance between consecutive crust or trough. Here we take is distance 50 minus 10, which is equals to 40 centimeter. Lambda is equals to 40 centimeter is equal to 0.4 meter. Now put this in equation. 360 is equals to n into lambda 0.4. So n is equals to 360 divided by 0.4 is equal to 3600 divided by 4, which is equals to 900 Hertz. Option second is also correct. Now after 0.01 second, the trough of the wave will occur at x equal to 20 centimeter and x equals to 40 centimeter. Here we, if see in this diagram, at 20 and 40 both are at mean position. If suppose if trough is occur as 20, then definitely crust will come at 40. So option third is incorrect. Option third is incorrect.
This wave will travel distance of 1.62 km along positive x-axis in 4.5. As we know, distance d is equals to v into t. Velocity 360 multiply time 4.5 second, 5 second. If we multiply, then it will be 1620 meter, which is equals to 1.62 kilometer. Option D is also right. Here the incorrect option is, so option C is incorrect. Our right answer is C. Next, question number 35. When placed inside a liquid of density D1, a sphere sinks as shown in figure first. ठीक है, in figure first, liquid 1 has density D1 and a sphere of density D. Okay, if this sphere sinks in this, then the weight of the sphere is greater than the buoyant force F1 in this case. Okay, and liquid of density D2, the sphere floats with half of its volume appearing above the liquid surface as shown in figure. In next, यहाँ पे floating हो रही है, तो weight of the sphere is balanced by the buoyant force. In second case, if F1 or F2 are the buoyant forces acting on the spheres in two situations, first and second, respective due to the two liquids, then the ratio of F1 and F2 equals to, यहाँ पर buoyant forces का ratio पूछा है. ठीक है, as we know, buoyant forces is equals to force is equals to weight of liquid displaced by sphere, which is equals to rho Vg. Though F1 is equals to D1 density of liquid first, in case of first liquid 1 D into volume of sphere V. यहाँ पे complete volume होगा क्योंकि sphere completely इसमें sink हो रहा है, into G. और F2 in second case, half of the volume is above the liquid surface, then half of the volume will be immersed in liquid, then buoyant force will be density of liquid into V by 2, क्योंकि इतना ही liquid displace होगा, multiply gravity. Now acceleration, now ratio F1 on F2 is equals to D1 Vg divided by D2 V by 2 G. G से G cancel out, V से भी cancel out. आंसर आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2D1 by D2. लेकिन ये ऑप्शन हमारा इसमें कहीं मैच नहीं हो रहा. ऑप्शन सेकंड आ रहा है D1 अपॉन 2D2. तो हमें पता है वेट ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू buoyant फोर्स इन केस ऑफ फ्लोटिंग. तो हम यहाँ पे जो F2 है इसकी जगह वेट ऑफ द स्फीयर रख सकते हैं. तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन W भी हम इसको पुट कर सकते हैं. F1 हो जाएगा D1 Vg डिवाइड बाई वेट ऑफ स्फीयर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्फीयर D मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू G. G से V और V ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो F1 अपॉन F2 comes out to be D1 upon D. D1 upon D, the option C is correct answer. Next, question number 36. A car is moving on a horizontal cement road with uniform velocity. एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से कार ट्रेवल कर रही है. नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन ऑफ कार. फर्स्ट S1, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 0. डेफिनेटली 0 करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इफ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो चेंज इन वेलोसिटी इज 0, तो एक्सेलरेशन विल बी डेफिनेटली 0. S2, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार. नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि फोर्सेस तो लग ही रहे हैं कार पे. नेट फोर्स 0 होगा बट इंडिविजुअल फोर्सेस तो लग रहे होंगे, सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ कार आर कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस मोशन. काइनेटिक एनर्जी Ke इज इक्वल्स टू
हाफ mv स्क्वायर होता है। मास ऑफ द कार इज कांस्टेंट, बिल्कुल, और वेलोसिटी आल्सो कांस्टेंट, तो ये कंप्लीट कांस्टेंट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बिल्कुल, एंड मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v। मास कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट थर्ड हमारी करेक्ट हो जाएगी। इंजन ऑफ कार इज डूइंग नो वर्क, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इंजन तो नो डाउट वर्क करेगा। Options. Now choose the correct option. Only S1 and S2 are correct. Wrong. Only S1 and S3 are correct. S1 and S3 are correct. ये हमारी correct option हो जाएगा। Next. Question number 37. A particle is moving along circular path of diameter d equals to 14 centimeter. ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन करा, पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करा जिसकी डायमीटर 14 दे दिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 0.07 मीटर। r इक्वल्स टू अगर हम ले तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, और मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.07 मीटर आ जाएगा। ठीक है। कांस्टेंट स्पीड v, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, v इक्वल टू क्या दे दिया? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट है। It takes 0.02 second to complete an arc which makes an angle of 45 degree at the center. F is frequency of the revolution and then the correct option is, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इन t इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड। हम चेक कर सकते हैं, हम आर्क लाइन लगा दें, हमें पता थीटा इज इक्वल्स टू होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस यहाँ पे थीटा दे दिया 45 डिग्री, मींस हम पाई बाई 4 कंसीडर कर लेंगे। आर्क अगर मैं ये लेंथ l कंसीडर करूं आर्क, तो l बाई आर रेडियस इक्वल्स टू 0.07। तो आर्क लेंथ यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 0.07। ठीक है ना। और टाइम ड्यूरेशन दे दिया है 0.02 सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? l बाई टी विच इज इक्वल टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 0.07 डिवाइड बाई 0.02। तो स्पीड आ जाएगी पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 7/2। पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 और इन न्यूमरेटर 2, 7 to 7 कैंसिल आउट। यहाँ पे वैल्यू आएगी 22/8, कैंसिल आउट करें तो 11/4। 11/4 आंसर हो जाएगा हमारा 2.75 मीटर पर सेकेंड। 2.75 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड में 2.75 आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है f इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है 0.02 सेकेंड में, तो टाइम पीरियड होगा टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, मींस 2 पाई एंगल। तो 2 पाई एंगल फॉर्म कर लेगा। कैपिटल T इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई टाइम टेकन इन पाई बाई 4 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.16 सेकेंड। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है f इक्वल्स टू 1/t विच इज इक्वल टू 1/0.16। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो f इक्वल्स टू आ जाएगा 100/16 विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6.25 हर्ट्ज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 38। The same liquid is filled in vessels of 3 different shapes up to the same height. तीनों में यहाँ पे हाइट सेम दे दी है। लिक्विड की हाइट सपोज h, तो तीनों में बराबर है। ठीक है। As shown in figure A, B, C, each vessel has same base area। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेम बेस एरिया दे दिया।
ये बेस का एरिया सपोज ए तीनों का सेम दे दिया, बेस एरिया तीनों का सेम दे दिया, ठीक है। Let PA, PB, PC are the values of liquid pressure on the base of figure A, B, C respectively. यहाँ का बेस का प्रेशर इन्होंने बोला PA, यहाँ पर PB और यहाँ पे PC. And WA, WB and WC are the weights of liquid contained in vessels figure A, B, C respectively. Choose the correct option. हमें पता है the liquid as the base of a container depends on height of the liquid, not on the shape of the container. तो यहाँ पे सबकी हाइट सेम है तो बेस पर प्रेशर भी सबका सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड और थर्ड में से कोई एक होगा। फिर हम बात करें वेट की, तो यहाँ पे वेसल का बेस एरिया सबका सेम है, बेस एरिया सेम है और हाइट भी तीनों की सेम है, तो जो जितना वाइड होगा उसमें वॉल्यूम ज्यादा आएगा, थर्ड में वॉल्यूम ज्यादा आएगा, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा उसका वेट भी ज्यादा होगा, तो इसका वेट ज्यादा होगा। तो हमारे पास वेट ऑफ द सी इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बी इज ग्रेटर देन वेट ऑफ ए, और प्रेशर सब में सेम हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। Question number 39. An ant moves at constant speed on principal axis of a concave mirror of focal length f from a point at distance 5f from the pole of the mirror to the focus f of the mirror. During the motion of the ant, consider ant as constant point. Its image formed by the mirror moves with constant speed. Check कर लेते हैं। ये concave mirror और यहाँ पे ये फोकस पॉइंट हो जाएगा इसका, और यहाँ इसने बोला 5f डिस्टेंस से ये आएगा। यहाँ से एंट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वेलोसिटी इसकी v ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 2f डिस्टेंस पे c पॉइंट आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज इसकी कहीं यहाँ पे बनेगी कॉन्केव मिरर में बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास में आएगा इमेज यहाँ से दूर जाना स्टार्ट हो जाएगी और पॉइंट सी पे आएगा तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बराबर हो सकता है। और जैसे जब पॉइंट 2f to f के बीच में आएगा तो यहाँ से इमेज यहाँ से इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो पहले ये स्लो रहेगी और बाद में ये फास्ट हो जाएगी। हम चेक कर सकते हैं यहाँ से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से भी dv अपॉन df और इसका डिफरेंशिएशन करके स्पीड ऑफ इमेज एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी चेक कर सकते हैं। और इनका एक रिलेशन आता है v ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v m कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू v इमेज। इमेज इक्वल्स टू सॉरी ये एक बार हमने तो गलत लिख दिया है, इरेजर यहाँ से यहाँ पे ये इमेज इक्वल्स टू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा इमेज पहले स्लो रहेगी और उसके बाद में ये बढ़ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। हैज वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ एंट व्हेन द एंट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे को ऑपोजिट होगी। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड भी। S3 मूव स्लोअर इन द बिगनिंग एंड फास्टर टुवर्ड्स द एंड। बिल्कुल बिगनिंग में f to 2f स्लो रहेगी और उसके बाद में फास्ट हो जाएगी। ये ऑप्शन हमारा S3 करेक्ट रहेगा। मूव फास्टर इन बिगनिंग ये गलत हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन चेक करें ओनली स्टेटमेंट S1 इज करेक्ट, रॉन्ग। ओनली स्टेटमेंट S2 एंड S3 आर करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। S3 ओनली करेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड इज ओनली करेक्ट और ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, which of the following cannot be used as unit of electric current? Electric current we as know I is equals to charge upon time. Charge passing in unit time from a cross section area is known as current. तो कूलॉम अपॉन चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम अपॉन टाइम की सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसने क्वेश्चन में पूछा है कैन नॉट बी यूज्ड एज, तो फर्स्ट यूज करेंगे। सेकंड है जूल कूलॉम ओम, सेकंड ऑप्शन जूल कूलॉम इनटू ओम।
जूल एनर्जी जो क्या हो जाएगा Q इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज, और डिवाइड Q, और Q की यूनिट हम ले सकते हैं C, और यहाँ पर भी कूलॉम दे रखा है तो नो डाउट चार्ज ही होगा, उल्टे ओम है तो रेजिस्टेंस, तो Q से कैंसिल आउट, और एज वी नो I इज आल्सो इक्वल टू V बाई R होता है, सेम यूनिट होती है दोनों की, और इक्वल होगा, तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है, ये यूज हो सकता है। वॉट अपन वोल्ट मींस पावर, पावर इज इक्वल टू V इंटू I होता है, और पावर की यूनिट होती है वॉट, वोल्टेज की क्या हो जाएगी V इंटू I, यहां से भी I इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉट अपॉन वोल्ट, ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ये कहीं से भी कोई मैच नहीं हो रहा, वोल्ट अपॉन कूलॉम मीटर नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो करंट को मेजर करने में नहीं काम आएगी। नेक्स्ट है 41, फ्रॉम द फेमस आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, एनर्जी इक्विवेलेंट टू वन एटॉमिक मास यूनिट U is given by 1 U is equal to 1.6605 10 to the minus 27 kg, and speed of light in vacuum is C equals to 2.9979 into 10 की power 8 meter per second is close to E equals to mc square as we all know, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटा जी, और इसको सॉल्व कर देंगे 1.6605 into 10 की power minus 27 into C equals to C square 2.9979 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो राइट आंसर हमारा आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, each resistance in electrical network shown in tetrahedron in the adjacent figure are equals to 12 ohm, and electrical resistance between any two vertices of the tetrahedral must be, R की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे दी है 12 ohm। सपोज हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे D और B के बीच में, किसी भी दो वर्टिसेस को हम उठा लेंगे, इन दोनों के बीच में हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें R और इधर भी R एंड R, तो इनके बीच में देखो पॉइंट A और पॉइंट C का वोल्टेज सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा इस ब्रांच में, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो नया हमारा डायग्राम क्या आ जाएगा, ये D पॉइंट R, यहाँ पर भी R, ये B, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे R, ये पॉइंट आ जाएगा A, और ये आ जाएगा C, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है हमारा R, ये भी R है ना। अब देखें तो हमारे पास सीरीज में आ गए R एंड R सीरीज, और ये दोनों भी सीरीज में आ गए, तो नया डायग्राम और बन जाएगा D, थोड़ा इसको मॉडिफाई करें तो हमारा डायग्राम ऐसा आ जाएगा, ये पॉइंट B, ये 2R, R प्लस R, D A B वाली लाइन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो ये मिडिल वाला R, और ये वाला इधर से देखेंगे तो ये भी आ जाएगा 2R, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन R, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा R बाई 2, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारे पास आ गया R बाई 2, और R हमारे को गिवन है यहाँ पे 12 ओम, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा 12 बाई 2 इक्वल टू 6 ओम, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 ओम गलत हो जाएगा, 3 ओम भी गलत, 4 ओम भी गलत, 6 ओम, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, 2 particles of mass 1 kg and 4 kg are moving with equal kinetic energy. The ratio of magnitudes of their linear momentum is assumed non-relativistic velocity, ठीक है। वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हमें रिलेशन पता है, P is equals to under root of 2m into kinetic energy,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ P किस पे डिपेंड होगा, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m हो जाएगा। P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 4, तो P1 अपॉन P2 क्या आ जाएगा, 1 बाई 2। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। Question number 44. In the following figure, all the conducting coils are in YZ plane. ठीक है. The magnet is moved along positive x-axis or x-axis with the negative x-axis with the constant speed v. ठीक है. The direction of induced current in the coils has been shown as viewed from positive x-axis. Identify the diagrams which show correct direction of induced current. Induced current हम लेंज लॉ यूज करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैग्नेट क्या हो रहा है, पास में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बढ़ जाएगी, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका वो अपोज करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे इसका अपोज करेगा, इस साइड नॉर्थ पोल फाइंड होगा और इधर साउथ पोल फाइंड होगा। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें तो करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज एग्जैक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड के केस में मैग्नेट दूर जा रहा है, इससे मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो यहाँ पे ये इसको दूर जाने का ऑपोज करे, तो यहाँ पे इस फेज पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव फेज पे साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा और इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो। ऑप्शन सेकंड भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ऑप्शन थर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ साउथ अगर इसके पास होगा तो इसको ये अपोज करने के लिए यहाँ पे साउथ फॉर्म होगा और इधर नॉर्थ, तो करंट आना चाहिए बेटा जी ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है जो कि ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। और फोर्थ वन इससे दूर जा रहा था, यहाँ पे इसके नॉर्थ पोल फॉर्म हो जाएगा जो इसको दूर जाने से रोकेगा, और इसके ऑपोजिट साउथ आ जाएगा। तो इधर से हम देखेंगे तो, और ये कब होगा, जब इसमें इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगा। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों डायग्राम सही है और थर्ड रॉन्ग है। तो यहां पे ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45. The heater filament of electric kettle is made up of a conducting wire of length L and diameter D. When connected to a live voltage source, it takes 6 minutes to raise the temperature of 500 ml of water by 40 degrees Celsius. If the heater filament is replaced by a new one, the same material, ठीक है, but length 2L and diameter 2D. The time taken for the heating the same quantity of water, ठीक है, through the same temperature, the difference will be, assume that the entire system thermally insulated, means heat produce है वो दोनों केस में सेम है और वोल्टेज सोर्स भी सेम लिया है इन्होंने। हमें पता है H is equals to V square by R into T, yes or no? यहाँ पे V square by T हम ले लेंगे। तो यहां पे v स्क्वायर बाई 2 अगर हम लें तो, और रेजिस्टेंस हम यहां पे चेक कर लेंगे इसका। यहां पे रेजिस्टेंस अगर देखें तो हीट दोनों केस में सेम है, ये फर्स्ट केस ले लें और ये सेकंड केस में, वोल्टेज भी सेम है, हीट भी दोनों केस में सेम है, सिर्फ और इसमें टाइम कितना लिया है इसने, फर्स्ट केस में टाइम लिया है 6 मिनट, सेकेंड केस में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो T इज प्रोपोर्शनल टू R। अगर हम इस फॉर्मूले से चेक करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब R1 हमारा क्या है, पहले वाला रो L बाई A, सिंपल, लेंथ L एंड डायमीटर D, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर सेकेंड केस में इसने लेंथ क्या ले ली है, लेंथ L2 इक्वल टू क्या ले लिया, 2 टाइम्स ऑफ L1, L1 A1 ले तो R1 आ जाएगा। मटेरियल सेम है, डेंसिटी चेंज होगी नहीं, और एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा,
डायमीटर 2 टाइम्स हो रहा है, एरिया इक्वल टू क्या होता है 5/4 टी स्क्वायर, ये A1 हो जाएगा। तो A2 अगर हम लें A2 तो A2 आ जाएगा 5/4 इंटू 2D का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर हम लें तो ये 4 बार आ जाएगा 5/4 D स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा A1। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A1, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A1। तो R2 है वो हमारा कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा हमारा, डेंसिटी सेम रहेगी, रो L1 हो जाएगा 2L1 डिवाइड बाई 4A1 विच इज इक्वल टू 2 से 2 टाइम्स 1/2 ऑफ रो L1 अपॉन A1। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R1/2। ठीक है, इस रिलेशन से हम देख सकते हैं T1 अपॉन T2। T1 है फर्स्ट केस में जितना टाइम लगा, और T2 है सेकंड केस में जब लेंथ को डबल कर दिया, डायमीटर को भी डबल कर दिया, तो उस केस में सेम हीट के लिए कितना टाइम लगा वो हमें कैलकुलेट करना। T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2। T1 हमारा 6 मिनट है, डिवाइड बाई T2 हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू R1 एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा हमारा R1/2, 2 पर चला, R1 से R1 कैंसिल आउट, तो 6/T2 इज इक्वल टू 2। तो T2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3 मिनट। 3 मिनट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, ऑन स्ट्रेट रेल अ ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, सडनली अ वैगन ब्रेक्स अवे फ्रॉम ट्रेन, द ट्रेन कंटिन्यूज टू मूव विद सेम वेलोसिटी while wagon moves with constant retardation। बिल्कुल सही है। After breaking away from train, the wagon covers distance d1 before coming to rest, and the train covers distance d2 in the same direction, d1 upon d2 is। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम समझें इसको, यहां से ये ट्रेन कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है, और यहां पे किसी इंस्टेंट पर एक वैगन को इसने लेफ्ट कर दिया, तो यहां पे जब इसने इसको छोड़ दिया तो इसमें रिटार्डेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी किसके बराबर है, यू जब इसको छोड़ा था, यहां से ब्रेक किया था, तब इसकी वेलोसिटी इतनी होगी जितनी ट्रेन की होगी। ठीक है, और इनिशियली धीरे धीरे d1 डिस्टेंस करके यहां पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, और डिस्टेंस इसने किसने ट्रेवल की है, द वैगन कवर्स d1 डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इसने कवर की है d1। इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन ट्रेन में तो रिटार्डेशन हो नहीं रहा, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ये, तो इसने सेम टाइम में, सपोज करो इसमें टाइम ड्यूरेशन लगा t, इसको v वेलोसिटी से स्टॉप होने में, सेम टाइम में इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया ट्रेन ने d2, एंड द ट्रेन कवर्स डिस्टेंस d2 इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो d2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, टाइम ड्यूरेशन सेम है दोनों का, इसका भी t इसका भी t, हमने अज्यूम किया कि t टाइम अगर ये स्टॉप हो रहा है उतना टाइम में ट्रेन कितना चलेगी, तो सिंपल इक्वल टू v2। इक्वेशन फर्स्ट हम नोट कर लेंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी कवर करें, जब इसको ब्रेक किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v, और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 0, डिस्टेंस इतने ट्रेवल की d1। तो रिटार्डेशन एज्यूम करें हम a, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू d1। ओके, v कितना है 0 है, u स्क्वायर की जगह v स्क्वायर पुट करेंगे, यहां पे रिटार्डेशन है तो माइनस साइन आ जाएगा 2 इंटू a इंटू d1। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास, रिटार्डेशन v स्क्वायर डिवाइड बाई 2d1 यहां पे। ठीक है, हमारे पास d2 इक्वल टू v इंटू टी आ गया, और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया v स्क्वायर इंटू 2d1। यहां से हम देख सकते हैं रिटार्डेशन ये आ रहा है, तो डिस्टेंस d1, सेकेंड इक्वेशन भी तो यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे टाइम माना है t, तो d1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यूजिंग सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v है तो vt माइनस हाफ a t स्क्वायर। ओके, तो d1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू
यहां से t की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। t इक्वल टू क्या आ जाएगा, d2 अपॉन v, हम पुट कर देंगे v इंटू d2 अपॉन v माइनस 1/2, a की जगह हम पुट कर देंगे v स्क्वायर अपॉन 2d मल्टीप्लाई v स्क्वायर अपॉन 2d1 मल्टीप्लाई t स्क्वायर क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ये d2 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, d2 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास d1 आ गया, d1 इज इक्वल टू कितना आ गया, d1 आ जाएगा हमारे पास d2 माइनस d2 स्क्वायर बाई d1 4d1, 4 भी तो आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहां से हम d2 कॉमन ले सकते हैं, तो d1 इज इक्वल टू d2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस d2 अपॉन 4d1। हमें रेशियो पूछा है d1 अपॉन d2 का, तो इस इक्वेशन से हम दे सकते हैं d2 को हम इधर ले आए, अगर डिवाइड कर दें तो d1 डिवाइड बाई d2 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो d2 को हम अगर इसके न्यूमरेटर में ले आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4d1 अपॉन d2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर d1 बाई d2 को हम x कंसीडर करें तो 1x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4x, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सोल्व करेंगे तो इसके रूट्स आएंगे। अदरवाइज हम अब इसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो अगर हम इसके ऑप्शन चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन इसका हम चेक करेंगे तो मैच कर जाएगा इसके अंदर 1/2 अगर दोनों तरफ रखेंगे तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 1/2 अगर हम रखें तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट होगा, 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2 बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमें कभी का आंसर भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे इसको सोल्व करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट, a person with short sightedness myopia cannot see object clearly beyond 2.5 meter. The power of the lens required to correct his vision 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं दे सकता, तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर, बिकॉज यहां पे अगर मायोपिया है तो हमें कॉन्केव लेंस लेना होगा, तो माइनस 2.5, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, 1 अपॉन एफ विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2.5 इक्वल टू हो जाएगी माइनस 0.4 डायरेक्ट। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अ मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट 1 आर m and r respectively. The mass and radius of planet 2 are 2m and 2r respectively. Assume that both the planets have spherical shape. Acceleration due to gravity on the surface of planet 1 and planet 2 are g1 and g2 respectively. Find the g1 and g2 must be. Simple हम बोल सकते हैं mass m and radius r. तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लैनेट की सरफेस पे, g m r स्क्वायर, ये g1 मास m1 एंड r1 मान लिया। सेकंड केस में इसने बोला है कि यहां पे मास तो 2m हो गया और रेडियस 2r कर दिया, मास 2m एंड रेडियस 2r, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा चेक करें, जस्ट इसका डबल कर दिया इसने, तो ये g2 कितना आ जाएगा हमारा, g ऑफ 2m डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर। चेक करें तो 2gm डिवाइड बाई g1 का डिवाइड बाई 4 ऑफ r1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारी g1 के बराबर हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, तो g2 इज इक्वल टू g1 बाई 2 हो जाएगा। हमें रेशियो पूछा है g1 अपॉन g2 का, तो g2 को इधर ले आएंगे, g1
उधर ले जाएंगे तो G1/G2 इक्वल टू आ जाएगा 2:1. आंसर बी इज आवर करेक्ट आंसर. आगे जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है, जिसमें अपने पास फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मे बी 1 भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है. तो उसमें अपने पास 49 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज या हैव एडिबल एरिल. एरिल क्या होता है? ये एडिबल पार्ट होता है, फ्रूट का एडिबल पार्ट होता है. मोस्टली जो होता है न्यूसेल्स से बनता है. न्यूसेल्स जो होता है ऑयल का पार्ट है, और न्यूसेल्स जो होता है उसके रिमेनिंग होने से आफ्टर फर्टिलाइजिंग रिमेनिंग पार्ट जो होता है न्यूसेलिस, वो ही क्या बनाता है अपने पास एरिल का फॉर्मेशन करता है. और ये जो होता है एडिबल पार्ट होता है फ्रूट में. और ये मोस्टली ये एडिबल पार्ट जो एरिल है वो किस में फाउंड होता है? ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो अपने पास है लीची. लीची में तो होता ही है. लीची के अलावा रामबूतन भी होता है, और नटमेग यानी जिसको अपन जायफल बोलते हैं, इसमें भी होता है. नटमेग मतलब जायफल, रामबूतन है और लीची है. बट केशू जो होता है उसमें ये पार्ट नहीं होता, इसमें एरिल नहीं होता, ठीक है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास ए, बी और डी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन है 50. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज आर इनकरेक्ट. वायरस के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको अपने को चूज करना है. यूजुअली वायरस जो होते हैं पोटेंशियली इन्फेक्शियस होते हैं, ये सही बात है अपने पास, ठीक है. वायरस जो है उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली जेनेटिक जो ओनली किस में होता है? जेनेटिक मटेरियल में होता है. ये स्टेटमेंट भी सही है. रिप्रोडक्शन बाय जेनेटिक मटेरियल ओनली इन वायरस. क्लियर. एनवेलोप मेड ऑफ ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपने पास इनकरेक्ट है. प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम में जो है वो वायरस में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब ये स्टेटमेंट भी अपने पास क्या है? रॉन्ग है. तो आपको वायरस के अकॉर्डिंग जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनको चूज करना था. तो इसमें वायरस के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अपने पास सी एंड डी, ठीक है. क्लियर. 50. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डिवीजन ऑफ एल्गी. एल्गी की बात कर रहा है. इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 फ्लैजिला. 2 फ्लैजिला किसमें होता है? अगर इनकी एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, मेनली जो है वो 3 क्लासेज है, ठीक है. तो उसमें अपने पास रोडोफाइटा या रोडोफाइसी की बात करें तो यहाँ अपने पास जो है फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, यहाँ फ्लैजिला नहीं होते अपने पास, ठीक है. क्लोरोफाइटा होता है इसमें, या क्लोरोफाइसी जो होता है उसमें अपने पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है. उसके बाद में अपन बात करते हैं फियोफाइटा. तो फियोफाइटा में भी जो है अपने पास 2 से लेकर 8 तक फ्लैजिला होते हैं, और साइनोफाइटा में अपने पास नहीं होते. तो अपने पास 2 फ्लैजिला वाले कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया अपने पास क्लोरोफाइटा और एक हो गया अपने पास फियोफाइटा. तो इसका सही आंसर है अपने पास बी एंड सी. क्लियर. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 52. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं, ये आपको देखना है. ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन. इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडीज की बात कर रहा है. जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं. बहुत सही स्टेटमेंट है. ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं वो जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं. कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है. इओसिनोफिल्स आर नॉट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फेगोसाइट. नहीं, नोट नहीं होगा. इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स होती हैं. इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ये तो क्या है अपने पास? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स होती हैं. लेकिन ये कह रहे हैं कि इओसिनोफिल्स आर नॉट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स. इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग है, ठीक है, इनकरेक्ट है. नेक्स्ट ही स्टेटमेंट की ओर चलते हैं अपने पास. सीलिया इन द विंड पाइप आर मैकेनिकल बैरियर. सही स्टेटमेंट है. सीलिया जो है वो विंड पाइप में जो है एक मैकेनिकल बैरियर का काम करेंगे. ह्यूमन बीटा सेल्स बियर IgM इम्यूनोग्लोबिन और IgD इम्यूनोग्लोबिन ऑन देयर सरफेस. ये भी सही है. जो ह्यूमन की बीटा सेल्स जो होती हैं उनमें ये दोनों इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज जो होते हैं उसकी सरफेस पे फाउंड होते हैं, IgM और IgD. मतलब अपने पास ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये अपने पास रॉन्ग है और ये भी सही है.
मतलब सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं अपने पास, ए है अपने पास, सी है और अपने पास डी है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको 2 स्टेटमेंट पूछे हैं तो ये 3 स्टेटमेंट सही और 1 स्टेटमेंट अपने पास गलत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलॉइड इज आर मेडिसिन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में बताए कौन सा कॉलॉइडल सॉल्यूशन एज ए मेडिसिन यूज करेंगे। देखो आर्गिरोल ये एक सिल्वर बेस्ड कॉलॉइड है और सिल्वर बेस्ड कॉलॉइडल सॉल्यूशन है और इसका अपन ये जो यूज करते हैं वो करते हैं बेटा इन द फॉर्मेशन ऑफ आई लोशन, तो मेडिसिन की तरह काम आ रहा है। सल्फर सोल सल्फर का कॉलॉइड है जिसको एज ए जर्मिसाइड यूज करते हैं, तो ये भी एज ए मेडिसिन काम आ रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, इसका भी जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो स्टमक डिसऑर्डर में काम आता है। स्टमक डिसऑर्डर यानी कि ये तीनों की तीनों जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, चाहे आपके आर्गिरोल हो या सल्फरसोल हो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, ये तीनों की तीनों कंपाउंड यूज होते हैं एज ए मेडिसिन। तो ऑप्शन बनेगा बेटा A, B एंड C, तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड, कौन से में नाइट्रोजन एटम रिड्यूस हुआ है, तो देखते हैं। रिडक्शन के लिए हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। पहला जो ऑप्शन हमको गिवन है यहाँ पे NH4+ जो कि कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन के अंदर, उसमें अपन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन +1 × 4 इक्वल टू किया +1, सॉल्व करने पर ऑक्सीडेशन नंबर आया -3 और नाइट्रोजन 0। तो -3 से 0 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो NH4+ N2 तो नहीं आएगा। सेकंड चेक करते हैं, NH2- कन्वर्ट हो रहा है बेटा NO में। अगेन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन X, +1 × 2 इक्वल टू -1, सॉल्व करने पर बेटा वापस से वही -3 बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का चेक करेंगे +2, -3 से +2 वापस से इंक्रीज है यानी कि ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन चेक किया, NO2 कन्वर्ट हो रहा है NO2 नेगेटिव में, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया X, -2 × 2 इक्वल टू 0 यानी कि सॉल्व करने पर +4, इधर बनेगा -2 × 2 इक्वल टू -1, सॉल्व करने पर बनेगा +3। डेफिनेटली +4 से +3 गया ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लेते हैं कि नाइट्रेट आयन यानी कि NO3- कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे NH4+ में, NO3- का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं, X -2 × 3 इक्वल टू -1, सॉल्व करने पर ये बनेगा आपके +5 और NH4+ में निकालेंगे तो वही X निकाल रखा है NH4+ को -3, तो -5 से -3 गया, मतलब ये भी रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ रहा है, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है बेटा। तो रिडक्शन पूछा है नाइट्रोजन एटम कहाँ का रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर C में और ऑप्शन नंबर D में, दोनों में बेटा सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, 1 mole of H3POX is completely neutralized by 40 ग्राम of NaOH। अब 40 ग्राम NaOH गिवन है, 40 ग्राम NaOH का मतलब कितना मोल, 1 मोल NaOH। रिएक्शन करा के देखते हैं कि साहब यहाँ पे यदि H3PO2 मान के करें अपन, इसके NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड बनेगा सोडियम NaH2PO2 और प्लस में निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पे देखो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 1 मोल के साथ कंप्लीट हो गई और जो चाहते थे वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो एसिड यूज हुआ वो हुआ H3PO2 और यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू तो डेफिनेटली 2 आएगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता और ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला पूछा अपन से कि x = 2 एसिड इज मोनोबेसिक, बिल्कुल ठीक है, x = 2 एसिड इज मोनोबेसिक, बट x = 2 एसिड डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। चेक कर लेते हैं बेटा ये सॉल्ट को कि यहाँ पे जो सॉल्ट बना वो सोडियम का सॉल्ट है और सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक सॉल्ट होंगे, न्यूट्रल होंगे, एसिडिक तो नहीं होंगे। तो बेसिक सॉल्ट बनाता है, एसिड नहीं बनाता। ये कह रहा है डज नॉट फॉर्म एन सॉल्ट, बात सही कर रहा है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है और ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एलिमेंट हैविंग 2k 8l 9m एंड 2n इलेक्ट्रॉन। देखो 4 शेल होती हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी बात कर रहा है बेटा। ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, इसमें प्रेजेंट है 8, इसमें प्रेजेंट है 9, इसमें प्रेजेंट है 2। टोटल यदि करूँ तो मैं यहाँ पे बनेगा 21।
यानी कि 21 यानी कि एलिमेंट बात हो रही है स्केडियम की, तो स्केडियम तो एक मेटल होती है, ये कह रहा है एक नॉन मेटल दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, इट कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 2 और 3d में 1, ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। इट कंटेन 1d इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। इट कंटेन 12p इलेक्ट्रॉन, 12 2p6 3p6 टोटल हो गए 12p इलेक्ट्रॉन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ए नॉन मेटल ना, स्केडियम तो अपने मेटल होती है, नॉन मेटल होती ही नहीं है, तो ऑप्शन डी तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, तीन ऑप्शन अपने बेटा करेक्ट होंगे। ये अपना बेटा कंप्लीट केमिस्ट्री का IEPT 2024 NSEJS का पेपर सॉल्यूशन था। Question number 57. A screen acid placed at distance of 75 cm in front of an illuminated object AB. A thin convex lens of focal length f equals to 12 cm is placed somewhere between the object and the screen so as to obtain the real image of the object on the screen. Choose the correct option. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन रखा हुआ और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे दी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ऑप्शन चेक करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट मे बी 15 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट इमेज रियल बनेगी तभी स्क्रीन पे ले सकते हैं हम, तो एक कंडीशन तो होनी चाहिए कि इमेज रियल होनी चाहिए। इमेज रियल बनाने के लिए हमें एक बात चेक करनी होगी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो लेंस से 12 सेंटीमीटर से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस सही हो सकता है, हम इसको चेक कर लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट मे बी 15 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, तो यू अगर हम यहाँ पे लें, ये 15 सेंटीमीटर अगर ले लें 15 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम अगर डायरेक्शन कंसीडर करें तो u हो जाएगा नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर, f इक्वल टू कितना है प्लस का 12 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/12 इज इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस माइनस ऑफ माइनस 1/15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। 1/v क्या हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15। 1/15 को हम इधर ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 60, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 माइनस 15 का हो गया 4 विच इज इक्वल टू 1/60, तो इमेज v इक्वल टू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम 15 सेंटीमीटर पे रखें ऑब्जेक्ट को, तो ये डिस्टेंस हमारी रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, और इमेज भी 60 पे इन्वर्टेड बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट में भी 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। लेंस को अगर यहां रख देंगे, इसको 60 पे रखेंगे तो इमेज होगी वहां कहां बन जाएगी 15 पे, फिर भी स्क्रीन पे आ जाएगी। इमेज साइज में बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल हो सकती है, इमेज साइज लार्जर देन हो सकती है। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v बाई u, तो m इज इक्वल टू v, अगर फर्स्ट केस हम कंसिडर करें v इक्वल टू 60 डिवाइड बाई u इक्वल टू कितना है माइनस 50, ये m इक्वल टू आ जाएगा -4, माइनस मीन्स इन्वर्टेड आ जाएगी और 4 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज आ जाएगी, इमेज बड़ी बन जाएगी फर्स्ट केस में। और सेकंड केस को लेंगे तो उस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, तो ये इमेज स्मॉलर भी बन जाएगी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हमारे सही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑल आर करेक्ट, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन इन एडजेसेंट फिगर वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 6000, यहाँ इसका रेजिस्टेंस दे दीजिए 6000 ओम, हम लिख सकते हैं 6 किलो has been connected across 3 ohm resistor. Internal resistance of battery is negligible.
एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कनेक्टेड 3 किलो ओम, यहाँ पे 3 किलो ओम, ये जो होगा यहाँ पे 3 किलो ओम है और यहाँ का रेजिस्टेंस है वो 6 किलो ओम है और यहाँ वाला है वो 1 किलो ओम। ठीक है, नाउ द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 5 वोल्ट। हमें चेक करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेग्लिजिबल। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, सॉरी वोल्टेज रीडिंग कितनी आएगी। सबसे पहले 3 किलो ओम एंड 6 किलो ओम आर इन पैरेलल, तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लें। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2 किलो ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे आ जाएगा 2 किलो ओम। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट, अब 2 किलो ओम एंड 1 किलो ओम आर इन सीरीज एंड बोथ आर इन पैरेलल विद 6 किलो ओम। ठीक है, तो यहां पे हमारा डायग्राम अगर हम दोबारा बनाए तो ये ऐसा आ जाएगा। ये 6 किलो ओम और यहां पे ये आ जाएगा 2 किलो ओम और ये 1 किलो ओम, ये आ जाएगा 12 वोल्ट। ये अगर हम देखें तो ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में, तो ये और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर से 3 और 6 क्या आ जाएंगे बेटा जी पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट नेट क्या आ जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, फिर से आ जाएगा 2 किलो ओम। यहां पर चेक करें अब हम, तो देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी और आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 2 किलो ओम, ये 12 वोल्ट। तो अगर करंट हम सर्किट में देखें तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर 12 अपॉन 2 किलो ओम। किलो ऊपर जाएगा मिली बन जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो करंट I इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। ठीक है, हमें चाहिए वोल्टेज। वोल्टेज अगर हम चेक करें तो हमें इन दोनों ब्रांचेज में करंट चाहिए। यहां पे करंट आ रहा है 6 मिली एम्पियर, इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम था किलो ओम और इधर 6 किलो ओम है, तो रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा। 6 ओम को अगर हम इधर इस रेशियो में डिवाइड करें, सपोज इधर आ रहा है I1 और इधर आ रहा है I2, तो 6 मिली एम्पियर इक्वल टू I1 प्लस I2 और ये दोनों पैरेलल में है। ये वाला सर्किट अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 ओम और ये इधर का 3 ओम, तो यहाँ I1 और ये I2 एंड ये I1 एंड I2, तो I1 इंटू 6 किलो ओम विच इज इक्वल टू पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा, तो हम कर देते हैं I2 इंटू 3 किलो ओम। I1 एंड I2 का रेशियो क्या आ जाएगा, I1 एंड I2 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसको और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा। इसमें करंट आएगा 2 मिली एम्पियर और इस वाले में करंट आएगा हमारा 4 मिली एम्पियर। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी हमारे को ये वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली अगर ऑब्जर्व करें तब भी कह सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस और दोनों का क्या है डिफरेंस 1/2 है, तो करंट का भी 1/2 हो जाएगा। सम 2 + 4 कितना होगा 6 और रेशियो लें I1 एंड I2 का, तो हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें 4 मिली एम्पियर, इसमें 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था बेटा जी 2 किलो ओम और करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, तो यहाँ पे I2 इक्वल टू कितना आ गया 4 मिली एम्पियर, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, द करंट पासिंग थ्रू द 1 किलो ओम रेजिस्टर इज 2 मिली एम्पियर। 1 किलो वॉट 1 किलो ओम ये वाला रहा, 1 किलो ओम से तो 4 मिली एम्पियर पास होगा, तो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज 6 मिली एम्पियर, बिल्कुल सही, अभी हमने कैलकुलेट किया। बैटरी से जो करंट आएगा वो कितना आएगा 6 मिली एम्पियर आएगा
ऑप्शन सी करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेट इन 6 किलो ओम रेजिस्टर इज 24 मिलीवाट। 6 किलोवाट वाला ये है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 मिली एम्पियर। तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर आर। I कितना है 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 6 इंटू 10 की पावर 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वाट, जो कि हो जाएगा 24 मिली वाट। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, a train moving on straight horizontal track with constant speed of 108 km per hour, ठीक है, approaches a hill. When the engine of train is at distance 1200 meter from hill, it produces a whistle of frequency 550 hertz, ठीक है। Assuming that the speed of sound in air is 330 meter per second, the correct option is R, ठीक है। चेक करते हैं इसको। द इको फ्रॉम द हिल विल हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर 1/9 मिनट। इको कब सुनाई देगा? यहां पे देखो ये एक वॉल है, इन्होंने बता दिया, ठीक है, और ट्रेन यहां पे कहीं पे, ऑब्जर्व ट्रेन यहां पे, और स्पीड क्या है इसकी 108 किलोमीटर पर सेकेंड। वी ऑफ ट्रेन कितनी है 108 kmph। इसको अगर हम सॉल्व कराएं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं 08 इंटू 5/18, ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। v इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 6 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड है जो टुवर्ड्स हिल है 30 मीटर पर सेकंड, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1200 मीटर। जब इसने हॉर्न ब्लो किया तो उस टाइम इनके बीच की डिस्टेंस है 1200 मीटर, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, यहां से ब्लो किया तो स्पीड ऑफ साउंड vs कितना, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड भी दे दिया है। द करेक्ट ऑप्शन आर। इको फ्रॉम द हिल विल हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर 1/9 मिनट। इको कब सुनाई देगा, जब यहां से साउंड आई टकरा के वापस इसको जाके सुनाई दे। जब इसमें सपोज करो टाइम लगा हमें टी टाइम में साउंड यहां से यहां आई टकरा के वापस इधर गई और टाइम लग गया हमें टी, टाइम ऑफ इको टी, तब इको सुनाई देगी। और इस टाइम में ट्रेन भी तो वॉल की तरफ मूव कर रही है, तो टी टाइम में कुछ ट्रेन भी चलेगी, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल कर सकते हैं। यहां पे टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। यहां साउंड ट्रेवल हो रही, साउंड की स्पीड लेंगे, चेक करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी इसने ट्रेवल की है 1200 आया और 1200 वापस गया, माइनस कुछ ट्रेन इधर चल जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस माइनस करनी होगी हमें, तो वो आ जाएगी 1200 प्लस 1200 माइनस वीटी, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू जितना टाइम इको में लगेगा, डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 330। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा t इक्वल्स टू 2400 माइनस 30t डिवाइड बाय 330। इसको इधर ले जाओ, 330t इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 30t, ये इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये 360t इक्वल्स टू 2400 हो गया। तो t इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 2400 डिवाइड बाई 360, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से जाएगा, यहाँ पे ये देखा जाए तो 6 और ये 4 से 9, तो t इक्वल्स टू हमारा आ गया 60/9 सेकेंड। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/9 मिनट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
द डिस्टेंस ऑफ इंजन फ्रॉम हिल एट विच द इको इज हर्ड बाय द ड्राइवर इज 1000 मीटर। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1/9 मिनट टाइम लगा। तो डिस्टेंस जब इको सुनेगा तो सपोज करो ये यहाँ पे आ गई ट्रेन, तो ये वाली डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ बतानी बेटा जी। तो ये 1200 माइनस 30t कर दे तो डिस्टेंस d इक्वल टू आ जाएगा 1200 माइनस 30 इंटू टी। ये आ जाएगा 1200 माइनस 30 इंटू टी है हमारा 60/9। क्लियर है। यहां पे अगर हम चेक करें तो d इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1200 माइनस 1800/9 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स आ जाएगा 1200 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। जब इको सुनेगा तो ट्रेन के इंजन की डिस्टेंस वॉल से 1000 मीटर पे होगी। द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हिस्टल इज 60 सेंटीमीटर। वेवलेंथ प्रोड्यूस अभी हम चेक कर लेते हैं, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं यहां से। ये चेक कर लेते हैं। वेवलेंथ v इक्वल्स टू एन लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी हमें दी है 550, तो v 330 इक्वल्स टू f इंटू लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 330 डिवाइड बाई f कितना होता है 550। चलो जी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा डायरेक्ट हमारा 0.6 मीटर विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द इको फ्रॉम हिल विल हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर 20/3 सेकेंड। 1/9 मिनट 20/3 सेकेंड। यहाँ पे 60/9 को हम अगर डिवाइड करें 3 से तो ये 20/3 आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन में ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही होंगे। ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। Velocity time graph of 3 athletes Ramesh, Naresh and Dinesh for a given duration 0 to 30 minutes are given below. Graph OAB is VT graph for athlete Ramesh. OAB ये वाला ग्राफ दिया है, ये रमेश के लिए बिल्कुल इसमें मेंशन भी है। ठीक है। D is VT graph for athlete Naresh, DE ये नरेश के लिए। ठीक है। एंड ग्राफ OC VT ग्राफ फॉर एथलीट दिनेश, OC O to C ये दिनेश के लिए। तीनों का नाम भी मेंशन है ग्राफ में, हम चेक कर सकते हैं। VT ग्राफ दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और इधर टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। 30 मिनट्स मींस हाफ आवर हो गया, यहाँ पे हाफ आवर हम चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है। ग्राफ आर द लीनियर। Which of the following options is are correct during given interval of time? Athlete Dinesh has traveled maximum distance. Athlete Dinesh has traveled maximum distance. चेक कर लेते हैं हम। दिनेश के लिए VT ग्राफ का जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और अगर विद साइन लें तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो हम ये एरिया अगर हम लें दिनेश के केस में तो D दिनेश क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB 1/2 इंटू हाइट कितनी आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई टाइम आवर में लेंगे क्योंकि वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में दिया। 30 मिनट्स हाफ एन आवर हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। रमेश की चेक कर लेते हैं। रमेश के केस में क्या हो जाएगा D R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, अब हम ट्राइंगल लेंगे OAB में हाइट तो कितनी है इसकी भी 20 है, वेलोसिटी मैक्सिमम और बेस इसका भी हाफ है, तो इसमें भी 5 किलोमीटर आ गया। तो बिल्कुल ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एथलीट रमेश, नरेश एंड दिनेश ईच हैव ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस। दो की हमने चेक कर ली, 5 किलोमीटर आ रही है। नरेश की चेक कर लेते हैं। नरेश की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है इसकी।
और टाइम हाफ एन आवर। तो इसने भी कितने के लिए, d इक्वल्स टू, इसका भी आ जाएगा 10 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेंगे ये वाला, तो ये डिस्टेंस दे देगा 10 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। तो तीनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट। एक्सेलरेशन ऑफ एथलीट दिनेश इज 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिनेश का करेंगे, स्लोप ऑफ द वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप क्या हो जाएगी बेटा जी, यहां अगर हम चेक करें तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी, सिंपल सी बात है, y अपॉन x इक्वल्स टू a। y एक्सिस पे कितना है 20 डिवाइड बाई x एक्सिस पे 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ द एथलीट्स इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नरेश यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इन दिस क्वेश्चन बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन।